नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे हमारी एनसीईआरटी की कक्षा 11वीं की रसायन विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 8 रेडॉक्स अभिक्रियाओं के भाग 2 के बारे में। भाग 1 में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाओं को कैसे पहचानते हैं तथा किसी यौगिक में या आयन में किसी तत्व का ऑक्सीकरण किस प्रकार निकाला जाता है। भाग 2 में हम चर्चा करेंगे रेडॉक्स अभिक्रियाओं को किस प्रकार संतुलित किया जाता है। रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करने की बहुत सारी हमारे पास विधियां हैं। दो विधियों की हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करने की दो विधियां हमारे सिलेबस में है। नंबर 1 ऑक्सीकरण संख्या विधि तथा दूसरी विधि है अर्ध अभिक्रिया विधि, या जिसे हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन विधि भी कहते हैं। दोनों ही विधियों का हम लोग एक एक करके अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या विधि। इस विधि के द्वारा रेडॉक्स अभिक्रिया को किस प्रकार संतुलित किया जाता है। प्रत्येक विधि में हमारे पास बहुत सारे पद होते हैं। प्रथम पद में हम लोग आयनिक अभिक्रिया को लिखेंगे। द्वितीय पद में हम लोग अभिकारकों में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अंक को मालूम करेंगे जिनके ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन होता है तथा उन्हें उनके ऊपर लिख दिया जाता है। तीसरे पद में प्रति परमाणु या फिर पूरे अणु या आयन के लिए ऑक्सीकरण संख्या में कितनी वृद्धि या कमी हो रही है हम लोग उसकी गणना करेंगे। यदि ये बराबर नहीं होते हैं, ऑक्सीकरण अंक में होने वाली वृद्धि या कमी बराबर नहीं है, तो हम लोग उन्हें उपयुक्त संख्या से गुणा करके बराबर करेंगे। पद 4 में हम आवेश संतुलित करेंगे। अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो तो H+ आयनों का प्रयोग करेंगे। यदि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो तो हम OH- आयनों का प्रयोग करेंगे। पद 5 अभिक्रियाओं या उत्पादों में पानी के अणुओं को जोड़कर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्याओं को संतुलित करेंगे। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु किस प्रकार संतुलित होंगे? पानी के अणुओं को जोड़ करके, या तो अभिकारक की साइड में या फिर उत्पादों की साइड में हम लोग H2O को ऐड करेंगे। उदाहरण के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट की सोडियम सल्फाइड के साथ अम्लीय माध्यम में क्रिया करवाने पर क्रोमियम आयन बनता है और सल्फेट आयन बनता है। उसके लिए असंतुलित रासायनिक समीकरण हमें दी गई है। इस असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग ऑक्सीकरण संख्या विधि से संतुलित करना सीखेंगे। प्रथम पद में हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण लिखते हैं। द्वितीय पद में ऑक्सीकरण संख्या निर्दिष्ट करेंगे उन पदार्थों के लिए जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है, जिससे कि हम लोग ऑक्सीकारक और अपचायक का पता लगा पाएं। समीकरण को देख करके हमें पता चलता है कि क्रोमियम तथा सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए हम लोग क्रोमियम तथा सल्फर की ऑक्सीकरण संख्याओं को उनके ऊपर में निर्दिष्ट कर देते हैं या लिख देते हैं। आवेश को संतुलित करने के लिए पहले हम लोग दोनों तरफ अभिक्रिया के आवेश की गणना करते हैं। क्रोमेट आयन पर -2 आवेश होता है। 3 सल्फाइड आयन जिन पर आवेश -2 है। कुल हमारा आवेश -8 हो गया है अभिकारकों की तरफ, जबकि उत्पादों की तरफ 2 क्रोमियम आयन है जिन पर +3 आवेश है तथा 3 सल्फेट आयन है जिन पर -2 आवेश है। उत्पाद की तरफ हमारा कुल आवेश 0 है। क्रियाकारकों की तरफ -8 आवेश उपस्थित होने के कारण हम क्रियाकारकों की तरफ 8 H+ आयनों को जोड़कर आवेश को बराबर कर लेते हैं। H+ आयन जोड़ने से हमारी अभिक्रिया में दोनों तरफ आवेश संतुलित हो गया है। पद 5 में अभिक्रिया में हम लोग H+ आयनों को संतुलित करने के लिए जिस तरफ हमने H+ आयन जोड़े थे उसके विपरीत दिशा में H2O मॉलिक्यूल ऐड कर लेते हैं। 8 H+ आयनों के एडिशन के कारण हम लोग अभिक्रिया में उत्पाद की तरफ 4 H2O के अणु जोड़ करके अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को
संतुलित करने के लिए दो विधियों में से एक विधि के बारे में अभी हमने जाना है कि ऑक्सीकरण अंक विधि के द्वारा हम लोग किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। अब हम लोग अर्ध अभिक्रिया विधि या आयन इलेक्ट्रॉन विधि के बारे में जानेंगे कि उससे हम लोग किस प्रकार से किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। अर्ध अभिक्रिया विधि या आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा किसी रेडॉक्स अभिक्रिया को किस प्रकार संतुलित किया जाता है, इसके भी विभिन्न पद हैं। इन विभिन्न पदों के बारे में हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, आयनिक अभिक्रिया को लिखना है जो कि असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरे पद में हम उस अभिक्रिया को दो अर्ध अभिक्रियाओं में विभाजित करेंगे जिन्हें हम लोग ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया तथा अपचयन अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। पद 3 में प्रत्येक अर्ध अभिक्रिया में हम उस परमाणु को संतुलित करेंगे जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में बदलाव हो रहा है। पद 4 में प्रत्येक अर्ध समीकरण में सर्वप्रथम H2 को जोड़कर ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करते हैं तथा उसके बाद H+ आयनों को जोड़कर हाइड्रोजन परमाणुओं को संतुलित करते हैं यदि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही है तो। क्षारीय माध्यम में रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया के दोनों ओर उतनी ही संख्या में OH आयन जोड़ते हैं जितनी संख्या में H+ आयन उपस्थित होते हैं। जहां H+ आयन और OH- आयन एक ही तरफ होते हैं, उन्हें संयोजित करके H2O में रूपांतरित कर दिया जाता है। पद 5 में प्रत्येक अर्ध अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर आवेश को संतुलित किया जाता है तथा दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को किसी उपयुक्त संख्या से गुणा करके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को समान किया जाता है। पद 6 में एक समग्र अभिक्रिया प्राप्त करने के लिए दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ते हैं तथा प्रत्येक पक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं को रद्द कर देते हैं। पद 7 में हम सत्यापित करेंगे कि अभिक्रिया में समान प्रकार और परमाणुओं और अभिकारकों के दोनों पक्षों पर आवेश समान है। एक उदाहरण के द्वारा हम लोग अर्ध अभिक्रिया विधि से किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना देखते हैं। परमैंगनेट आयन क्षारीय माध्यम में आयोडाइड आयन I- का ऑक्सीकरण I2 में करता है तथा स्वयं मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 में अपचयित हो जाता है। इस रेडॉक्स अभिक्रिया को निरूपित करने के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है तथा असंतुलित रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार हमें दिया गया है। इसमें क्या हो रहा है, MnO4 I- से अभिक्रिया कर रहा है तथा परिवर्तित हो रहा है MnO2 + I2 में। सर्वप्रथम हम आयनिक अभिक्रिया को लिखेंगे जैसी कि हमें दी गई थी, वैसा का वैसा हम उसे लिख देते हैं। दूसरे पद में उस असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया को दो अर्ध अभिक्रियाओं में विभाजित कर देते हैं जिसे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया तथा अपचयन अर्ध अभिक्रिया कहा जाता है। इस उदाहरण में I- का ऑक्सीकरण I2 में हुआ है, इसलिए उसे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया तथा MnO4- का अपचयन MnO2 में हुआ है, इसलिए इसे अपचयन अर्ध अभिक्रिया कहा जाता है। पद 3 में उस परमाणु को संतुलित करेंगे जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में आयोडीन को संतुलित करते हैं तथा अपचयन अभिक्रिया में हमारे पास मैग्नीज परमाणु पहले से ही संतुलित है क्योंकि क्रियाकारक तथा उत्पाद दोनों ही पक्षों में एक एक मैग्नीज परमाणु उपस्थित है। पद 4 में प्रत्येक आधे समीकरण में या प्रत्येक अर्ध समीकरण में H2O जोड़कर ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। प्रथम अर्ध समीकरण में ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित नहीं है, इसलिए H2O जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। द्वितीय अर्ध समीकरण में हमारे पास ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है, उन्हें संतुलित करने के लिए उत्पाद की तरफ में दो H2O अणुओं को जोड़ दिया जाता है। अब अतिरिक्त हाइड्रोजनों को संतुलित करने के लिए H+ आयनों का प्रयोग किया जाता है। क्रियाकारक तरफ में हम 4 H+ आयनों का योग करते हैं। इस तरह से हमारी अभिक्रिया में मैग्नीज, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन
सभी परमाणु संतुलित हो गए। अभिक्रिया हमारे पास क्षारीय माध्यम में हो रही है, इसलिए हमें H+ के साथ साथ OH आयन भी जोड़ने होते हैं। जितनी संख्या में हमारे पास H+ आयन उपस्थित होते हैं, उतनी ही संख्या में हम अभिक्रिया के दोनों ओर OH आयनों को जोड़ते हैं। H+ आयन तथा OH आयन दोनों को जोड़कर हम H2O के अणु में बदल देते हैं तथा अभिक्रिया को पुनः व्यवस्थित करके लिख दिया जाता है। यदि H2O के अणु अभिकारक तथा उत्पाद दोनों तरफ उपस्थित हो तो उन्हें एक दूसरे से काटकर संतुलित करके अभिक्रिया को लिखा जाता है। पद 5 में प्रत्येक अर्ध अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर आवेश को संतुलित किया जाता है। जैसे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में हमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ करके आवेश को संतुलित करना पड़ा तथा अपचयन अर्ध अभिक्रिया में 3 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ करके आवेश को संतुलित करना पड़ा। अब हम इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को ऐसी संख्याओं से गुणा करेंगे कि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो जाए। इसके लिए हम लोग ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया को 3 से गुणा करते हैं तथा अपचयन अर्ध अभिक्रिया को 2 से गुणा करके लिखते हैं। इन गुणांकों से गुणा करने के बाद हमारी अर्ध समीकरण हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाती हैं। पद 6 में दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ देते हैं। दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ते समय हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं को एक दूसरे से रद्द कर देना होता है, क्योंकि एक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन बाईं तरफ उपस्थित होते हैं तो दूसरी अर्ध अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन दाईं ओर उपस्थित होते हैं तथा संतुलित रासायनिक समीकरण हम प्राप्त कर लेते हैं। इस संतुलित रासायनिक समीकरण में सभी परमाणुओं की संख्याओं को तथा आवेश को जांचकर अभिक्रिया की सत्यता को प्रमाणित कर लिया जाता है। अभी हम लोगों ने अभिक्रियाओं को संतुलित करने की 2 विधियों के बारे में जाना, जिन्हें हम क्रमशः ऑक्सीकरण संख्या विधि तथा आयन इलेक्ट्रॉन विधि कहते हैं। तथा हमने देखा कि हम अभिक्रियाओं को 2 अलग अलग माध्यमों में भी संतुलित कर सकते हैं। कौन से माध्यम हो गए हमारे पास? अम्लीय माध्यम तथा क्षारीय माध्यम। हमारे पास कुल 2 विधियां हैं, ऑक्सीकरण संख्या विधि तथा आयन इलेक्ट्रॉन विधि, जिसे अर्ध अभिक्रिया विधि भी कहा जाता है। तथा 2 माध्यम है, अम्लीय माध्यम तथा क्षारीय माध्यम। इस प्रकार से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हमारे पास 4 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। क्या हो सकता है कि ऑक्सीकरण संख्या विधि से संतुलित करना हो, एक अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में। 2 क्वेश्चन इसके ऊपर बन गए। एक ये हो सकता है कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करना हो, अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में। 2 क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास 4 तरह के वैरायटी के क्वेश्चन यहाँ पर पुट हो सकते हैं अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए। आइए हम एक और उदाहरण के द्वारा इसे और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास एक ये रासायनिक अभिक्रिया है जिसे हमें संतुलित करना है। रासायनिक अभिक्रिया में फास्फोरस हमारा जो वो P4 अणु के रूप में उपस्थित है, वो OH आयनों से क्रिया करके PS3 तथा H2PO2- में परिवर्तित हो जाता है। यह एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को जब आप ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ सिर्फ फास्फोरस का ही ऑक्सीकरण अंक परिवर्तित हो रहा है। अन्य किसी भी तत्व के ऑक्सीकरण अंक में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आ रहा है। अर्थात फास्फोरस का ही ऑक्सीकरण हो रहा है तथा फास्फोरस का ही अपचयन हो रहा है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें एक ही तत्व में ऑक्सीकरण होता है तथा एक ही तत्व में अपचयन होता है। इस अभिक्रिया को हम दोनों विधियों से संतुलित करके देखेंगे तथा साथ ही साथ दोनों प्रकार के माध्यमों में हम इस अभिक्रिया को संतुलित करके देखेंगे।
इस तरह से हम इस एक क्वेश्चन को 4 प्रकार से सरल करके देखने वाले हैं। सर्वप्रथम ऑक्सीकरण संख्या विधि से हम इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के बाद हम उन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं जिनमें परिवर्तन हो रहा है। यहाँ सिर्फ हमारे पास में फास्फोरस के ऑक्सीकरण अंकों में परिवर्तन आ रहा है, इसलिए फास्फोरस के ऑक्सीकरण अंक उसके ऊपर ही लिख दिए जाते हैं। फास्फोरस P4 में उसका ऑक्सीकरण अंक 0 है, PS3 में फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक -3 है तथा H2PO2- में फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक +1 है। अब हम एक अभिक्रिया लिखेंगे जिसमें कि P4 PS3 में परिवर्तित हो रहा है। सर्वप्रथम हम लोगों का कार्य क्या है, हम उस तत्व को संतुलित करते हैं जिसके ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन हो रहा होता है। इसलिए हमारी बाईं तरफ 4 फास्फोरस के परमाणु उपस्थित हैं, हम PS3 को 4 से गुणा कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि फास्फोरस के ऑक्सीकरण अंक में कितना परिवर्तन आ रहा है इस विशेष अभिक्रिया में ही। फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक 0 से -3 हो गया, अर्थात यहाँ पर -3 का परिवर्तन है एक परमाणु के लिए। कुल हमारे पास यहाँ 4 परमाणु उपस्थित है, अतः -3 को 4 से गुणा करेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ ऑक्सीकरण अंक में कुल परिवर्तन -12 आता है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया है। अब हम दूसरा समीकरण तैयार करते हैं जिसमें P4 H2PO2- में परिवर्तित हो रहा है। सर्वप्रथम हम फास्फोरस को संतुलित करेंगे। H2PO2- को 4 से गुणा करने पर फास्फोरस बाईं तरफ तथा दाईं तरफ संतुलित हो जाता है। यहाँ देखते हैं कि फास्फोरस के ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन 1 का होता है। 4 फास्फोरस परमाणु उपस्थित है, इसलिए उसे 4 से गुणा करते हैं तो कुल ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन कितना आ गया हमारे पास, +4। ये हमारा समीकरण 2 तैयार हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को ऐसी संख्याओं से गुणा करेंगे कि उनमें होने वाले ऑक्सीकरण अंकों का परिवर्तन समान हो जाए। इसके लिए हम समीकरण 2 को 3 से गुणा करते हैं तथा समीकरण 1 में जोड़ देते हैं। समीकरण 2 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारा मान आएगा +12। +12 और -12 को जोड़ेंगे तो कुल हमारा कितना हो जाएगा, 0। ऑक्सीकरण अंक में होने वाला परिवर्तन हमारा 0 हो जाएगा। जब इन दोनों समीकरणों को समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ते हैं 3 से गुणा करने के बाद, तो हमें एक समीकरण इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि देखिए यहाँ पर 4 है, ये भी 4 है और यहाँ पर 12 आ रहा है। ये किसी संख्या से विभाजित हो सकते हैं, हाँ 4 से विभाजित हो सकते हैं, तो हम इन सब को 4 से विभाजित करके इस समीकरण को और भी अधिक सरलीकृत कर लेते हैं। समीकरण को सरलीकृत करने के पश्चात हमें ये समीकरण इस रूप में प्राप्त हो गया है। अब हम ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करेंगे। हम देखते हैं कि समीकरण में दाईं ओर 3 दूनी 6, 3 × 2 यानी 6 ऑक्सीजन के परमाणु उपस्थित है। इसके लिए हम समीकरण में बाईं ओर 6 H2O के मॉलिक्यूल को ऐड कर देते हैं। इसके पश्चात हम हाइड्रोजन परमाणुओं को संतुलित करते हैं। इसके लिए जिस भी दिशा में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है उस दिशा में उतने ही H+ आयन जोड़ दिए जाते हैं। समीकरण में देखते हैं कि हमारे पास दाईं ओर H+ आयनों की संख्या कम है। कितनी कम है, 3। इसलिए हम समीकरण में दाईं ओर 3 H+ आयन जोड़ देंगे। H+ आयन जोड़ने के बाद समीकरण हमें इस रूप में प्राप्त हो जाती है। यह समीकरण हमारी अम्लीय माध्यम में संतुलित हो गई है। अगर ये समीकरण को हमें क्षारीय माध्यम में संतुलित करना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी संख्या में H+ आयन हमारे पास उपस्थित है उतनी ही संख्या में समीकरण के दोनों ओर OH आयनों को जोड़ दिया जाता है। इसलिए समीकरण में दोनों ओर 3-3 OH आयन हम जोड़ देते हैं। समीकरण के जिस भाग में H+ आयन तथा OH आयन दोनों आते हैं उन्हें मिलाकर के H2O का अणु बना दिया जाता है।
H2O अणु बनाने के बाद समीकरण हमें इस रूप में प्राप्त हो जाती है। अब हम देख रहे हैं कि समीकरण में बाईं ओर 6 H2O के अणु उपस्थित हैं तथा दाईं ओर 3 H2O के अणु उपस्थित हैं। इन्हें परस्पर निरस्त करके कुल H2O के अणु देखते हैं। हमारे पास बाईं ओर 3 H2O के अणु प्राप्त हो जाते हैं। अब हमारी ये समीकरण क्षारीय माध्यम में पूर्णतया संतुलित हो चुकी है। अब इसी समीकरण को हम आयन इलेक्ट्रॉन की विधि के द्वारा संतुलित करने का प्रयास करते हैं। यह समीकरण हमारे पास है। हमको ध्यान देना है कि इसमें किन किन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ सिर्फ फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है। पहले हम ऑक्सीकारक अर्ध अभिक्रिया लिखेंगे। ऑक्सीकारक अर्ध अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अपचयन होता है। P4 4PS3 में परिवर्तित हो रहा है। अब यहाँ हम पहले फास्फोरस को संतुलित करते हैं, इसलिए PS3 को 4 से गुणा कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हमें ऑक्सीजन को संतुलित करना होता है। यहाँ ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, अतः हम हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हम H+ आयनों का प्रयोग करते हैं। जब ये सब संतुलित हो जाते हैं, हमें आवेश का संतुलन करना होता है। आवेश को संतुलित करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीकारक अर्ध अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन बाईं ओर जुड़ते हैं, क्योंकि यह अभिक्रिया क्या है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है। अपचयन का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना। इस प्रकार हमें समीकरण 1 प्राप्त हो जाती है। अब अपचायक अर्ध अभिक्रिया हम लिखते हैं, जिसमें कि हमारा P4 H2PO2- में परिवर्तित हो रहा है। सर्वप्रथम हम फास्फोरस को संतुलित करने के लिए इसे 4 से गुणा कर देते हैं। अब हमें ऑक्सीजन को संतुलित करना है, उसके लिए H2O का योग किया जाता है। H2O को हमने बाईं ओर समीकरण में जोड़ दिया है। अब हमें हाइड्रोजन परमाणुओं को संतुलित करना है, जिसके लिए हम H+ आयनों का उपयोग करते हुए हाइड्रोजन परमाणुओं को संतुलित कर देते हैं तथा आवेश को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का उपयोग किया जाता है। अपचायक अर्ध अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन दाईं ओर जोड़े जाते हैं, क्योंकि यह अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनों का त्याग होना। अब हमें समीकरण 2 भी प्राप्त हो चुका है। समीकरण 1 व 2 का जब हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि समीकरण 1 में 12 इलेक्ट्रॉन है तथा समीकरण 2 में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अतः इन समीकरणों को ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो जाए। इसके लिए हम समीकरण 2 को 3 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ देते हैं, जिससे हमें यह समीकरण इस प्रकार प्राप्त होती है। इसमें भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो हमारे गुणांक हैं, जिन्हें स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं, ये किसी संख्या से विभाजित हो सकते हैं। इन्हें उस संख्या से विभाजित करके इन्हें सरल रूप में हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। समीकरण सरलीकृत रूप में हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है। जब हमें समीकरण प्राप्त हो गई तो हम समीकरण में देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में यह अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में पूर्णतया संतुलित हो चुकी है। अब इस अभिक्रिया को क्षारीय माध्यम में संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे कि जिस ओर H+ आयन उपस्थित है, जितनी संख्या में समीकरण के दोनों ओर उतनी ही संख्या में OH आयनों का योग कर देते हैं। समीकरण में जिस ओर H+ आयन तथा OH आयन दोनों आते हैं, उन्हें जोड़ करके H2O बना दिया जाता है। H2O बनने के बाद में यदि समीकरण में दोनों तरफ H2O उपस्थित है तो उन्हें एक दूसरे से निरस्त करते हैं तथा शेष बची हुई संख्या लिख दी जाती है। अब आप देखेंगे कि यह समीकरण हमारी क्षारीय माध्यम में भी पूर्णतया संतुलित हो चुकी है। इस प्रकार आपने देखा कि हमने एक ही समीकरण को 2 विधियों द्वारा 2 माध्यमों में संतुलित किया है। अम्लीय माध्यम में भी संतुलित किया है तथा क्षारीय माध्यम में भी संतुलित किया गया है। इस अध्याय के भाग 1 में हमने जाना था कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन में क्या अंतर होता है, ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थों की पहचान किस प्रकार की जाती है, किसी यौगिक या आयन में किसी तत्व का ऑक्सीकरण अंक किस प्रकार निकाला जाता है। आज
इस अध्याय के भाग 2 में हमने देखा कि ऑक्सीकरण अपचयन अर्ध अभिक्रियाओं को अम्लीय या क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकरण संख्या विधि या आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा किस प्रकार संतुलित किया जाता है, ये हमने उदाहरण सहित समझा। मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए